जब भी आप बैंक से कोई लोन लेते हैं तो उसका एक सैंक्शन लेटर बैंक आपको देता है। तो सबसे पहले जब आपको सैंक्शन लेटर मिलता है तो उसमें आप सैंक्शन लेटर की डेट क्लियर कट देख सकते हैं। उस पर डेट डली होती है जिस दिन भी ये सैंक्शन लेटर जारी किया जाता है। मान लीजिए जो लोन है वो आपने आज लिया है और जो सैंक्शन लेटर है वो आज या उससे एक दो दिन पहले का ही होना चाहिए। ज़्यादा पुराना सैंक्शन लेटर नहीं होना चाहिए जिससे कि आपको उसमें टर्म्स कंडीशन चेंज हो सकती हैं या पुराना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। अब इसके बाद बात करें तो जो आपका सैंक्शन लेटर है उसमें क्लियर कट बारोवर का नाम और को बारोवर का नाम यानी कि लोन का जो पहला व्यक्ति है और जो उसके साथ में दूसरा व्यक्ति है उनका नाम क्लियर कट लिखा होता है और उसके बाद गारंटर का भी इसमें नाम लिखा होता है। तो जो सैंक्शन लेटर होता है उस पर बारोवर को बारोवर और गारंटर को साइन करना होता है, उनको इन टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है। कभी कभी ये होता है कि जो आपका गारंटर है उसको बैंक गलती से को बारोवर दिखा देता है। तो उस केस में क्या होता है, जो आपका गारंटर है उसकी सिविल पर भी उसका बुरी तरह इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप ये क्लियर कट जो सैंक्शन लेटर है उसमें ये देख लें कि जो बारोवर को बारोवर है और जो गारंटर है उनको ठीक ठीक तरह से लिखा गया है या नहीं, कहीं वो एक दूसरे के साथ बदल तो नहीं गए हैं उनके नाम। इसके बाद अगर बात करें तो जो आपका लोन अमाउंट है वो क्लियर कट लिखा होता है सैंक्शन लेटर में कि कितना लोन आपको सैंक्शन किया गया है। तो जितना लोन आपने लिया है उतना ही इसमें जो अमाउंट है लोन का वो लिखा होना चाहिए। इसकी जांच पड़ताल भी आप भली भांति कर लें। इसके बाद अगर बात करें जो आपका लोन मॉरिटोरियम पीरियड है यानी कि जिस वक्त तक आपको ईएमआई देने की ज़रूरत नहीं होती है तो वो मॉरिटोरियम पीरियड भी इसमें क्लियर कट लिखा होता है। जैसे कि अगर आप मकान बनाने के लिए लोन लेते हैं तो उसमें लोन की किस्त आप तब देते हैं जब आपका मकान बनकर तैयार हो गया होता है। यानी कि आपको जनरली 12 से 18 महीने का टाइम दिया जाता है हाउसिंग लोन के केस में। तो उस दौरान आपको कोई भी ईएमआई पे नहीं करनी होती है। तो ये जो मॉरिटोरियम पीरियड है इसको आप ज़रूर वेरीफाई कर लें इस सैंक्शन लेटर में कि कितने टाइम तक आपको ईएमआई नहीं देनी है। इसके बाद अगर बात करें तो जो आपका ईएमआई है यानी कि टोटल लोन का टेन्योर कितने टाइम का आपको लोन बैंक दे रहा है उसको भी इसमें वेरीफाई कर लें। इसमें जो ईएमआई की नंबर है यानी कि कितने टाइम तक आपको वो लोन चुकाना है उसका पीरियड दर्ज होता है। तो जो आपका लोन है वो जितने टाइम के लिए आपने लिया है उतना ही टाइम इसमें लिखा होना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो आपको ज़्यादा टाइम लिखा होता है तो उस केस में क्या है, जो लोन है आपको वो लंबा चलेगा। अगर कम पीरियड रख देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो आपकी ईएमआई है वो आपकी बढ़ जाती है जिससे कि फाइनेंशियली आप पर एक बोझ पड़ जाता है। तो इसको ज़रूर वेरीफाई कर लें कि कितना आपका जो लोन का टाइम है वो सही से लिखा है इस सैंक्शन लेटर में या नहीं। इसके बाद अगर बात करें जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि ब्याज है वो जो आपको बताया गया था वही लिखा है या नहीं, उसमें कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो जो ब्याज है वो भी दो तरह का हो सकता है, एक आपका फिक्स हो सकता है, एक फ्लोटिंग हो सकता है। तो आपको ये देखना है जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो फिक्स टाइप का है या फ्लोटिंग है या वो एक तरह से घटता बढ़ता रहेगा। तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कुछ टाइम के लिए फिक्स हो सकता है, उसके बाद वो फ्लोटिंग रेट पे कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को भी आप भली भांति समझ लें कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है और किस तरह का जो ब्याज है वो आपके लोन पर लगने वाला है। इसके बाद अगर बात करें जो बैंक चार्जेस और फीस होती है उनका भी क्लियर कट डिटेल इसमें लिखा होता है सैंक्शन लेटर पर। इसमें मुख्यतः देखा जाए तो प्रोसेसिंग फ़ीस यानी कि लोन को जो प्रोसेस करने की फ़ीस है उसका जिक्र होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस, जब आप बैंक आपका डॉक्यूमेंटेशन करता है तो उसकी भी कुछ फ़ीस होती है। इसके बाद इसमें प्री पेमेंट फ़ीस भी हो सकती है यानी कि अगर लोन आप तय समय से पहले ही बंद करना चाहते हैं तो उस केस में कितनी प्री पेमेंट फ़ीस बैंक आपसे वसूलेगा वो भी इसमें लिखा होता है। कभी कभी ये होता है कि बैंक आपको बताता है कि कोई भी हमारे यहाँ प्री पेमेंट फ़ीस नहीं है, फोर क्लोजर फीस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो आपसे चार्ज करते हैं। तो इस चीज़ को आपको अच्छी तरह से वेरीफाई करना है। इसके बाद अदर्स चार्जेस हो सकते हैं तो वो भी आपको ध्यान से देखने हैं, कहीं बैंक ने जो आपको बताया था उससे वो अलग तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, ये आपको अच्छी तरह से वेरीफाई यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद कुछ अदर टर्म्स कंडीशन हो सकती हैं
जैसे कि पेनल इंटरेस्ट, यानी कि अगर आपने कोई भी टर्म्स कंडीशन पूरी नहीं की तो उस केस में बैंक आपके ऊपर 2% तक का पेनल इंटरेस्ट लगाता है, तो उसको भी आप जांच लें। उसके बाद रिवैल्यूएशन फीस ऑफ असेट, यानी कि जो भी आपकी सिक्योरिटी बैंक में है, जैसे कि घर, प्लॉट, मकान, दुकान तो या मशीनरी, तो उसका क्या है, बैंक समय समय पर रिवैल्यूएशन कराता है, जनरली 3 साल के बाद। तो उस केस में क्या है, वो फीस कितने रहने वाली है और कितने टाइम बाद उसका रिवैल्यूएशन किया जाएगा, तो वो भी यहाँ पर मेंशन करना होता है बैंक को। इसके बाद जो ईएमआई बाउंस हो जाते हैं, यानी कि अगर आपने कोई ईएमआई टाइम से नहीं चुकाई, तो जब ईएमआई बाउंस होती है तो उसका भी एक लमसम वन टाइम चार्जेस होते हैं, तो वो भी इसमें आप बिल्कुल वेरीफाई कर लें। इसके बाद कुछ जो ओवर लिमिट हो जाती है, मान लें आपने सीसी लिमिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट ली है, तो उस केस में अगर वो लिमिट से ऊपर रहती है, मान लीजिए 1 लाख की आपने सीसी लिमिट या ओवर लिमिट ली, तो अगर वो 1 लाख से ऊपर रहती है किसी भी टाइम के लिए, तो उसमें भी बैंक कुछ चार्जेस लगाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप भली भांति समझ लें। एक बैंक से अपने लिए सैंक्शन लेटर भी वेरीफाई करके ले लें और उसमें जो भी टर्म्स कंडीशन है उनको ध्यान से पढ़ें। अगर आपको किसी भी टर्म्स कंडीशन में कोई डाउट होता है या वो गलत है, तो उसको करेक्ट कराएं और करेक्ट कराने के बाद फिर से उसको अपने पास रखें। और जो सैंक्शन लेटर है वो आपको लोन के बंद होने तक अपने पास रखना है, जिससे कि भविष्य में आने वाली किसी भी एक तरह के विवाद पर आप इसको दिखा पाएँ और चीज़ों को वेरीफाई कर पाएँ। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।